गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन था सर, वो उभयलिंगाश्रय और द्विलिंगाश्रय में ना अंतर समझ नहीं आ पा रहा है जो एनसीईआरटी में दिया है। क्या दिया है? वही में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। द्विलिंग हाँ। हिंदी में? यस सर। और सर जो लिखा है कि क्या बोलते हैं उभयलिंगाश्रय है ना, वो जो मतलब जब मतलब नई संतति उसकी उत्पन्न होगी तो वो एक लिंगाशय भी होगा और द्विलिंगाशय भी हो सकता है। वो कैसे होगा ये भी समझ नहीं आ रहा है, जिसका नया चाइल्ड होगा वो उससे। देखना पड़ेगा मुझे एक बार ये सेंटेंस क्या है। रुको सर पेज नंबर 11 में है। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर अब ये द्विलिंगी और उभयलिंगाश्रय में क्या अंतर है सर, कि दोनों एक ही है? देखो, द्विलिंगी और उभयलिंगाश्रय अलग अलग है। उभयलिंगाश्रय जो होता है ना, उसके अंदर हमेशा फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा। प्लांट में, एनिमल में तो कोई अंतर नहीं है ऐसा, प्लांट के अंदर है ना। हाँ। प्लांट के अंदर ध्यान रखना तुम। मैं एक बार सेंटेंस भी देख लेता हूँ। पेज नंबर 11 पे बोल रहे हो? हिंदी मीडियम की बुक पे था। मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे ना देख करके पता चलता है कि क्या समझ। हाँ। देखो, द्विलिंगी तो सिंपल सी बात है, इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, उसे हम द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है ना। जिसमें सिर्फ मेल है या फीमेल है उसको हम एक लिंगी बोलेंगे। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक लिंगी द्विलिंगी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसमें भी कंफ्यूजन है? नहीं, वो क्लियर है। एक लिंगी द्विलिंगी बिल्कुल क्लियर है ना। द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रय या समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बताया था कि प्लांट्स के अंदर कई बार क्या होता है, द्विलिंगी प्लांट, अंतर है इसमें द्विलिंगी में और उभयलिंगाश्रय, इसमें अंतर है। क्या अंतर होता है कि उभयलिंगाश्रयी जो पादप होगा उसके अंदर एक लिंगी नर पुष्प और एक लिंगी मादा पुष्प, ये दोनों एक ही पादप पर होगा। यानी पादप तो क्या हो गया, पादप को हम द्विलिंगी भी बोल सकते हैं, पादप को तो हम द्विलिंगी भी बोल सकते हैं या फिर हम उभयलिंगाश्रय भी बोल सकते हैं। बट जब हम उभयलिंगाश्रय टर्म यूज करेंगे तब स्पेसिफिक हो जाएगा कि नर और मादा पुष्प अलग अलग होंगे। यदि हम उभयलिंगाश्रय नहीं बोलेंगे तो द्विलिंगी में ये भी हो सकता है कि एक ही पुष्प के ऊपर नर और मादा यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी उपस्थित है, उसके एक ही पुष्प के ऊपर नर और मादा दोनों जनांग उपस्थित है। समझ में आई क्या बात? मतलब सर जैसे प्लांट है, एक प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर है, एक मेल है एक फीमेल है, उसको उभयलिंगी बोलेंगे, पर द्विलिंगी में एक ही फ्लावर में दोनों हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। द्विलिंगी एक जनरल टर्म हो गया, द्विलिंगी एक जनरल टर्म हो गया जो एनिमल प्लांट के अंदर यदि नर और मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसके लिए यूज करेंगे। बट उभयलिंगाश्रयी हमेशा सिर्फ तभी प्लांट के लिए यूज करेंगे जब उसके पास अलग अलग नर और मादा पुष्प उपस्थित होगा। ठीक है ना, यही लिखा हुआ है इसमें। Excuse me, sir. हाँ बच्चे। Sir, please, sorry for the disturbance, but I want to know your name. My name is Dr. Rajiv Mishra. Okay, thank you, sir. Okay, okay. हेलो सर। हाँ बच्चे। एक क्वेश्चन बताते चलिए। डॉक्टर राजीव मिश्रा करके यदि तुम YouTube पे सर्च करोगे तो भी तुम्हें ना मेरे जो वीडियोस वगैरह हैं कुछ जो YouTube पे बड़े होते हैं ऐसे ही, तो वो तुम्हें मिलेंगे। Okay, sir. Okay. हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। हम
एक क्वेश्चन है सर। हाँ, होमोथैलिक एवं एक लिंगाकाई परिभाषित शब्द का उपयोग होता है। इसमें ऑप्शन है उभयलिंगी के लिए या फिर एक लिंगी के लिए। एक मिनट, क्वेश्चन वापस से बोलो। होमोथैलिक एवं होमोथैलिक एक लिंगाकाई परिभाषित शब्द का उपयोग होता है। होमोथैलिक एवं क्या बोल रहे हो? एक लिंगाकाई। एक लिंगाश्रयी होगा। हाँ, एक लिंगाश्रयी या होमोथैलिक, ये हाँ किसके लिए यूज होगा बताओ? हाँ, ऑप्शन बोलो। इसमें दो ऑप्शन में मेरा कंफ्यूजन है, उभयलिंगी के लिए या फिर एक लिंगी के लिए। देखो, होमोथैलिक जो है वो तो उभयलिंगी के लिए यूज करोगे ना, बाइसेक्सुअल के लिए यूज करोगे। क्या बताया था कि कोई एक पंजाई है, मान लो एक कवक है, इस कवक के ऊपर एक बन गया नर युग्मक धानी, मेल गैमेटिक बन गया, मान लो, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और इसी पे यदि दूसरा कोई गैमेटिक बन गया, मान लो ओगोनियम, इसे हम क्या बोलते हैं? होमोथैलिक, होमोथैलिसिक। होमोथैलिक क्या होता है? ऐसा जीव जिसके ऊपर एंथ्रीडियम और ओगोनियम या आर्किगोनियम या नर मादा जनन अंग दोनों ही उपस्थित होंगे तो क्या बोलोगे? होमोथैलिक। यदि अलग अलग पे होता तो हेटेरोथैलिक बोल देते, होगा ऐसा? इसी को Yes. लिंगाकाई भी बोलते हैं क्या सर? तो ये द्विलिंगी हुआ ना, ये उभयलिंगी या द्विलिंगी हुआ, क्या आंसर Yes, होगा? यही होगा, है ना? और दूसरा कौन सा ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है? एक लिंगी में। एक लिंगी तो नहीं है, देखो एक ही जीव पे यदि नर और मादा दोनों है तो वो एक लिंगी तो नहीं हो सकता है, ठीक है? इसे हम क्या बोलेंगे? द्विलिंगी या उभयलिंगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक लिंगाकाई का मतलब क्या होता है? वही होता है क्या एक लिंगाश्रयी? एक लिंगाश्रयी अलग होता है। एक लिंगाश्रयी का मतलब है एक लिंगी है वो। एक लिंगाश्रय का मतलब होता है कि उसने अपने ऊपर एक लिंग को आश्रय दिया हुआ है, यानी वो लिंग क्या होगा? या नर होगा या सिर्फ मादा होगा। वर्ड को पकड़ो, देखो रटोगे ना तो फिर गड़बड़ रहेगी। ये जो टर्म है ना, इसको यदि तुम रट के पढ़ोगे ना तो गड़बड़ रहेगी, भूलोगे बार बार, है ना? तो रटो मत, वर्ड को पकड़ो। हिंदी में पढ़ो ना, हिंदी में पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय यानी एक लिंग को आश्रय देने वाला पादप। बट क्वेश्चन में एक लिंगाकाई दिया है। एक लिंगाकाई तो कुछ नहीं, एक लिंगाकाई एप्स में ही दिया है क्वेश्चन सर। अच्छा, एक लिंगा काय, काय काय तो थैलस को भी बोलते हैं। एक लिंगा काय, काय तो थैलस को भी बोलते हैं। तो भी वो यूनिसेक्सुअल हो गया। यस, एक लिंगा काय जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है ना? क्लियर है अब। आ रहा है आंसर? यस सर, क्लियर है। ठीक है। सर यूट्यूब पैरेंकाइमेटस बच्चों। सर हाँ हाँ, सर मैंने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा है, उसका आंसर क्या होगा सर? कौन सा? व्हाट इज स्यूडो पैरेंकाइमेटस? सर ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ए ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इज नोन एज। मेटामॉर्फोसिस। सर मेटामॉर्फोसिस तो नहीं दिया था, एपीमॉर्फोसिस दिया था सर। नहीं सॉरी, एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस एक ऑर्गन प्रूफ से नहीं है ना वो। तो एपिमॉर्फोसिस, और लार्वा से जब एडल्ट बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस, यस, यस सर। है ना? हेलो सर। हाँ बच्चे। अच्छा, ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, मानसी ने, व्हाट इज स्यूडो पैरेंकाइमेटस? स्यूडो पैरेंकाइमेटस का मतलब होता है कि ट्रू पैरेंकाइमा टिश्यू नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता ही कुछ है। पैरेंकाइमा टिश्यू के बारे में तुम जब एनाटॉमी पढ़ोगे ना तब मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा। पैरेंकाइमा टिश्यू जो होती है उनके अंदर सेल्स जो होती हैं वो मींस बहुत पास में प्रेजेंट होती है, कुछ इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसे प्लांट के अंदर पैरेंकाइमा टिश्यू देखते हो ना, वैसा ही कुछ टिश्यू यदि किसी लोअर ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है, मान लो फंजाई के अंदर तुम्हें दिख रहा है कि इतने पास में ऐसे अरेंज है जैसे पैरेंकाइमा टिश्यू, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम स्यूडो पैरेंकाइमेटस बोल देंगे, ठीक है? तो वो जिसके अंदर ट्रू पैरेंकाइमा नहीं है लेकिन पैरेंकाइमा के समान ही कोशिकाएं अरेंज है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? स्यूडो पैरेंकाइमेटस, ठीक है सर? हाँ बच्चे। सर, व्हाट इज पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा? बच्चे ये हम पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में। पैरेंकाइमा टिश्यू जो होता है उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक्सेस डिपोजिशन नहीं होता है, उनके अंदर स्टोर फूड जो है वो मेनली वो फूड स्टोर करने का काम करते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, सेल का साइज बड़ा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी वाला जो टिश्यू होगा ना उसे हम पैरेंकाइमा बोलते हैं। और कोलेनकाइमा क्या होता है? जहां पर हम देखते हैं कि
उस सेल की सेल वॉल पे पेक्टोसेलुलोजिक डिपोजिशन, या ऐसे बोल सकता हूँ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, इनका डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है कहीं पे, या तो कॉर्नर पे या पूरे सेल वॉल पे, और इसकी वजह से वो मजबूत हो जाता है और उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश हैं वो अनुपस्थित हो जाते हैं, और वो प्लांट के अंदर सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्ट भी देता है और उसको इलास्टिसिटी भी देता है। तो ऐसे टिश्यू को हम कोलेनकाइमा बोलते हैं। बहुत डिटेल में बहुत सारा पढ़ना है इनके बारे में, चिंता मत करो। हेलो सर, हर्माक्रोडाइट का मतलब क्या होता है सर? हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एक ही बात है। एनिमल के लिए हम नॉर्मली हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज करते हैं, जैसे हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल अर्थवर्म पढ़ा है तुमने? यस सर। पढ़ा है, जिसके अंदर तुम देखते हो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही में है, टेपवर्म है, प्लेटिंग में भी मीनिंग सेम है, वर्ड बस अलग अलग है ना? हर्माफ्रोडाइट का मतलब एनिमल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट हो। हेलो सर, हेलो सर, हाँ, समयुग्मकी असमयुग्मकी पहले एक काम करें क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस वाला पार्ट छोटा सा रह गया था, वो कंप्लीट कर लेते हैं। अपने को मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेगी, है ना? फिर उसके बाद हम आराम से निश्चिंत होकर के ना सारे डाउट्स देखते रहेंगे। ओके सर। 5 मिनट और पेशेंस रख लो, फिर एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर अपने, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज़ायगोट के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट देखो एम्ब्रियोजेनेसिस। Sir, what is zygon? What is? क्या पूछते हो? Sir, what is zygon? ज़ायगोट जो है बच्चों, वो ज़ायगोट बोलते हैं हम निषेचन के तुरंत बाद जो द्विगुणित संरचना बनती है उसे हम ज़ायगोट बोलते हैं। यानी युग्मनज ज़ायगोट और युग्मनज जो है वो निषेचन के बाद बनने वाली द्विगुणित संरचना होती है, या एक ऐसी कोशिका है जो अभी अनडिफरेंशिएटेड, अभी उसके अंदर आगे जाकर के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ज़ायगोट। ज़ायगोट इज अ structure, developed structure that is formed immediately after fertilization. ठीक है, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेंगे सारे डाउट्स, थोड़ी देर और रखो अपने पास में, है ना? फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में तो बनता नहीं है। यदि हम प्लांट में बात करें तो प्लांट के अंदर एम्ब्रियो किसमें बनता है? फंजाई में नहीं बनता है, एल्गी में नहीं बनता है, ब्रायोफाइटा से बनना स्टार्ट हो जाता है। ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म्स तक हम देखते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण होता क्या है? जब ज़ायगोट डिवाइड करता है तो ज़ायगोट के डिवीजन के बाद में क्या होगा? ज़ायगोट के डिवीजन के बाद में एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, जिससे आगे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, उसे हम बोल देंगे एम्ब्रियो। यानी क्या होता है? ज़ायगोट डिवाइड्स mitotically to form multicellular embryo. Multicellular embryo that differentiate into different parts or organ of the organism. हम क्या देखते हैं कि जब एक ज़ायगोट जो है वो डिवाइड कर रहा है, ये ज़ायगोट को डिवाइड कर रहा है, इसमें क्या क्या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना है। अभी तो ये सेल क्या है? स्टार्टिंग में अनडिफरेंशिएटेड अविभेदित प्रकार की कोशिका है। ज़ायगोट ने यदि माइटोसिस किया तो ज़ायगोट 2n था, ज़ायगोट 2n होता है। इसने माइटोसिस किया तो द्विगुणित कोशिकाओं का एक ग्रुप बना दिया जिसे हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की खास बात क्या है? यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनका फेट डिसाइड हो जाता है, इनका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि इनमें से कौन सी कोशिका क्या बनाएगी। मान लो कुछ कोशिकाएं जो है वो
प्लीम्यूल बना दे रही है, कुछ रेडिकल बना दे रही है, कुछ जो है वो कॉटिलिडन बना दे रही है। क्या ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ब्लास्टुला मोरुला स्टेज आया, फिर उसके बाद यही कोशिका जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, विभेदित होने लग जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर एक्टोडर्म से क्या बनेगा, कौन कौन से पार्ट बनेंगे, मीजो से कौन कौन से बनेंगे, एंडोडर्म से कौन कौन से पार्ट बनेंगे। तो ऐसा सब कुछ डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं। यानी भ्रूण वह बहुकोशिकीय संरचना है जो जायगोट में समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है, और इस बहुकोशिकीय संरचना में कुछ कुछ कोशिकाएं जो हैं वो विभेदित होना स्टार्ट हो जाती हैं कि वो जीव का कौन सा भाग या कौन सा अंग बनाएगी। यहाँ पर हिंदी में यही लिखा है बच्चों कि पादप में भ्रूण का निर्माण ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक देखने को मिलता है, और जायगोट जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करता है, और यह बहुकोशिकीय संरचना जो है वो आगे जाकर के विभेदित होकर के जीव के अलग अलग अंगों या भागों का निर्माण कर देता है। क्या बात क्लियर हो गई? एम्ब्रियो क्या होता है समझ गए सर? एक बार और दूसरा। एम्ब्रियो जो है वो एक ऐसी बहुकोशिकीय संरचना है जो जायगोट में माइटोसिस होने के बाद में बनी, ठीक है। और एम्ब्रियो में कोशिकाओं की जो ग्रुप होते हैं या कोशिकाएं जो होती है वो डिटरमाइंड हो जाती हैं या फिक्स हो जाती है कि आगे जाकर के इनसे कौन कौन से भाग बनने वाले हैं, ये उसमें फिक्स होने लग जाता है, वो विभेदित होने लग जाती है अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी संरचना, ऐसी बहुकोशिकीय संरचना को हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. अब ये एम्ब्रियो बना किससे, जायगोट से प्लांट के। अब एनिमल के अंदर यदि हम बात करें तो एनिमल अलग अलग टाइप के देखते हैं। एम्ब्रियो का निर्माण कहां पर होता है, हम अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजें देखते हैं। सर हां बच्चे, हेलो सर। हां बच्चे, सर सेकंड वाला मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर बताइए ना वन टाइम और प्लीज। सेकंड वाली लाइन जो है वो ये बोलती है कि जायगोट जो है वो माइटोसिस करके एक बहुकोशिकीय संरचना बनाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। और एम्ब्रियो के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो डिटरमाइन होने लग जाती हैं या पादप के या जंतु के पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने के लिए, अंगों को बनाने के लिए क्या हम लग जाती है, विभेदित होने लग जाती हैं। तो उस बहुकोशिकीय संरचना को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं। जैसे डाइकोट एम्ब्रियो है, जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं कि मनुष्य में क्या हुआ, जब एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ तब उस टाइम पे पहले क्या हुआ, पहले तो जायगोट था, जायगोट ने डिवाइड किया, कौन सा स्टेज बनाते हैं सबसे पहले, मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुलेशन हुआ तब डिफरेंट जो सेल्स थे वो डिफरेंट लेयर की फॉर्म में अरेंज होने लगे। कौन कौन से लेयर बन गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और फिर क्या होगा, हर लेयर की कोशिकाओं का काम फिक्स होने लग जाएगा कि कौन क्या बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं, भ्रूण बोल देते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? Yes, sir. ओके सर। ठीक है। तो अब हम बोल रहे थे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यदि अलग अलग जीवों की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कुछ जीव जो है वो तो अंडे देते हैं, कुछ जीव जो है वो बच्चे देते हैं। यानी एम्ब्रियो का निर्माण कहां पर हो सकता है, एम्ब्रियो का निर्माण यानी भ्रूण का निर्माण जो है वो या तो जीव के शरीर के अंदर भी हो सकता है या फिर बाहर भी हो सकता है। जैसे हम बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो बर्ड्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो कहां पर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जगह पे हो सकता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन जहां पर हम देख रहे हैं बर्ड्स के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो क्या होता है उस एग के अंदर, वो एग फर्टिलाइज है कि नॉन फर्टिलाइज है, Fertilized. जिसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो फर्टिलाइज होगा कि नॉन फर्टिलाइज होगा, बात कर रहे हैं तो वो फर्टिलाइज्ड एग होगा, उसके अंदर जायगोट बन गया होगा और उससे आगे जाकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इन एग्स के अंदर यॉक भरा हुआ होता है, पीतक। जो अंडा होता है, अंडा खाया होगा सब बच्चों ने देखा होगा, तो उसके अंदर येलो वाला पार्ट जो यॉक जो है वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तब। लेकिन जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है और जो शेल्ड एग है वो नहीं है, वो क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो
प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मदर जो है वो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, गैसेस वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ऐसा सब होता है। ये डिटेल में हम देखेंगे जब हम एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे तब, या फिर जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे तब ये चीजें और भी डिटेल में आएंगी, इसमें एग्जैक्टली किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो अब प्लांट की बात करते हैं, एनिमल के बाद में प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट के अंदर एम्ब्रियो कैसे बनता है, जैसे एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एम्ब्रियोजेनेसिस इवेंट में वो कैसे होता है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में तुम्हें एक चीज बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, ये है क्या, ओव्यूल। और ये ओव्यूल कहां पर है, सपोज ये ओव्यूल एक ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, ये क्या है, ये ओवरी है, ओवरी को हिंदी में अंडाशय, ठीक है। और ये क्या है, ये है ओव्यूल, हम लोग ये है ओवरी। इनिशियली क्या होता है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब इस ओव्यूल के अंदर तुम्हें पता है कि यहाँ पर एग है, एग के पास में सिनर्जिड्स होती है, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बीच में सेंट्रल सेल है जिसकी पोलर न्यूक्लियस, रिप्रोडक्शन वाले प्लांट रिप्रोडक्शन में ये पढ़ोगे तुम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में। फर्टिलाइजेशन जब होता है तब क्या होता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर एंटर हुआ और पॉलन ट्यूब ने क्या किया, मेल गैमेट को रिलीज किया, किसके अंदर, बी जनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर रिलीज किया, यहाँ पर रिलीज किया। तो एक एग को फर्टिलाइज कर देगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियस को, तभी क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि दो मेल उसमें से एक जो है वो सिंगैमी कर रहा है और एक जो है वो ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन है, यानी जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, तब इसके अंदर अब जो स्ट्रक्चर बचेगी वो क्या, क्योंकि उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में कौन कौन सी सेल डीजनरेट हो जाती है, पता है क्या, कौन सी सेल डीजनरेट हो जाती है बताओ, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स। सहायक कोशिका और प्रतिवसंत कोशिका जो है वो डीजनरेट हो जाती है, रह जाता है तो क्या, एक जाइगोट और एक पीईएन, ये हो गया पीईएन और ये है जाइगोट, ये दो चीजें रह जाती है आपका फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब निषेचन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये ओवरी जो है वो बड़ी होकर के क्या बनने लग जाती है, वो बड़ी होकर के फ्रूट, ओवरी जो है वो बनने लग जाती है फ्रूट, ठीक है, ये बनने लगी। और अंदर ही अंदर जो इसका ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर, Seed pod. ठीक है, वो फ्रूट बन गई, ओव्यूल जो है वो सीड बन गया। और इस सीड के अंदर, इस बीज के अंदर क्या होगा, दो चीजें, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाना होगा, जाइगोट जो है वो डिवाइड करके बना देता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बना दिया। और पीईएन से क्या बन गया, पीईएन से बन गया एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है इस डेवलपिंग Embryo. है ना, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो दो लेयर थी, इंटेग्यूमेंट थी, वो इस सीड के ऊपर कवरिंग बना करती थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड को, सीड को, बीज जो, बीज के ऊपर की कवरिंग क्या है, बीज जो, Seed pod. तो तुम्हें एक और भी चीज दिखे क्या, तुमको पता पड़ गया कि किस तरीके से निषेचन के पश्चात एम्ब्रियो बनता है, वो तो हमने देख लिया था, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। और प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट है और सीड है उसका निर्माण भी क्या हो रहा है, निषेचन के बाद में ही हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन भी आएगा। तो फ्रूट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, जो ओवरी है वो मैच्योर होकर के बड़ी फूल करके क्या बना देती है, फ्रूट वॉल बना देती है, ओवरी से बन जाता है फल भित्ति, और फल की भित्ति में एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प जैसी लेयर हो सकती है, या तो पेरिकार्प के रूप में होगा या एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प अलग अलग होगा, ठीक है। और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और जो पीईएन है उससे क्या बनता है, उससे बनता है एंडोस्पर्म,
समझ गए क्या कि निषेचन के पश्चात प्लांट में क्या क्या होता है, समझ गए? निषेचन पश्चात पादप में, जो कुछ पादप एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, उनके अंदर निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होगा, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा, और ये दोनों संरचनाएं उपस्थित होती हैं किसके अंदर? सीड के अंदर, बीज के अंदर। अब हम ओव्यूल नहीं बोल रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम बोल रहे हैं सीड, बीज। ठीक है, तो सीड के अंदर ये दो स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। और जो ओवरी की वॉल होती है, अंडाशय की भित्ति होती है, वो आगे परिवर्तित होकर के फ्रूट का निर्माण कर देती है, फल का निर्माण कर देती है। समझिए क्या? सर एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए ना अच्छे से। वापस से रिपीट करूं। देखो क्या हो रहा है कि हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट, जाइगोट के बाद में हमने देखा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में और क्या बनता है? सीड का निर्माण होगा, सीड फॉर्मेशन, और फ्रूट का निर्माण होगा, फ्रूट फॉर्मेशन। इसके अंदर एंजियोस्पर्म, फ्रूट फॉर्मेशन तो एंजियोस्पर्म ही होगा, फ्रूट तो इसके अलावा और कहीं होगा हमें फ्रूट फॉर्मेशन। ये चार चीजें होगी। जाइगोट के बारे में पहले देख लिया था, तो कौन किससे बनता है ये पता होना चाहिए। सीड किससे बनता है? सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल एंड सीड। निषेचन के पश्चात ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है, फ्रूट फॉर्मेशन। निषेचन के पश्चात में क्या होता है? ओवरी से बनता है। यस, ओवरी डेवलप्स इन फ्रूट, और फ्रूट की जो वॉल होती है बच्चों, फ्रूट की वॉल जो होती है उसके अंदर 3 लेयर है। कौन कौन सी? फ्रूट वॉल जो है उसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? एपिकार्प, बाह्यफलक, कार्पस, एंडोकार्पस, मेसोकार्पस और एंडोकार्प। एंडोकार्प। तो ये 3 लेयर फ्रूट वॉल में है, इन्हें कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प बोल देते हैं। अलग-अलग सब फ्यूज होकर के एक लेयर बन जाती है, तो पेरिकार्प बोल देते हैं। ठीक है, सीड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? सीड के अंदर 2 चीज है। क्या क्या होता है इसके अंदर? 2 चीज। इसके अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो एंडोस्पर्म भी हो सकता है। एंडोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, और सीड की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? सीड की कवरिंग को हम बोल देते हैं सीड कोट या बीज कोट। ठीक है, बीजावरण बोलेंगे, वो सब हम बाद में पढ़ लेंगे। क्या क्लियर हो गई बातें सारी? जी सर। तो फिर ये चैप्टर, यस, ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर देखा। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर, ऐसा चैप्टर जिसमें पूरे बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी जनरल कांसेप्ट थे वो सारे के सारे जनरल कांसेप्ट जो है वो यहाँ पर आ गए। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहले यस सर। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम बताना वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना? स्टेटमेंट है कि एम्ब्रियो का निर्माण, एम्ब्रियो फॉर्मेशन occurs only in sexual reproduction. Embryo formation occurs only in sexual reproduction. सही और गलत? फॉल्स। सर गलत है, फॉल्स। फॉल्स। एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में डायग्राम है बच्चे, वो डायग्राम का ही एक फॉर्म मैंने यहाँ पर बनाया है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं वो क्या डायग्राम है? एक डायग्राम मुझे लग रहा है मटर का, इसका डायग्राम क्या हुआ है सर? देखो, ये पहले ओवरी थी जो क्या बन गई? फ्रूट बॉल बन गई, पेरिकार्प। पेरिकार्प जो नाम होता है वो पहले फ्रूट बॉल था। ठीक है, फिर उसके अंदर ओव्यूल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सीड के अंदर कन्वर्ट हो गया।
एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर फ्रूट बॉल जो है कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और अंदर ऐसे यहाँ पर सीड लगे हुए हैं, क्रॉस सेक्शन है, टमाटर जैसा कुछ है, सोलेनेसी का मेंबर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर ये होगा पेरिकार्प इसका, और ये क्या होगा, सीड होगा। फ्रूट बॉल जो है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो गया और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के डायग्राम दिए हैं, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, उसी डायग्राम से तुमको ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसे जो भी आंसर आया वो फॉल्स ही आया, तो बोलो फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये गलत बात है। एम्ब्रियो जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनता है। कैसे पता तुमको, कहां पे देख लिया तुमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन? मदर मेगा स्पोर से बनता है सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नहीं सर एम्ब्रियो, पार्थेनोजेनेसिस से बन सकता है। हां पार्थेनोजेनेसिस में किससे बन जाता है, एग से। पार्थेनोजेनेसिस में एग से, मगर मदर सेल से नहीं। सर व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? सर हिंदी में पूछो ना ये क्वेश्चन को वापिस एक बार। क्वेश्चन ये पूछा था मैंने स्टेटमेंट बोला था कि एम्ब्रियो का निर्माण या भ्रूण का निर्माण केवल लैंगिक सही है कि गलत? राइट है सर, ये तो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ये राइट है कि wrong? गलत है। या तो बच्चे ने बोला गलत है, या तो बच्चे ने बोला फॉल्स है। मतलब इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों से निर्माण होता है। अलैंगिक में कौन सा, पार्थेनोजेनेसिस। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस को बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन से बन सकता है एम्ब्रियो, ठीक है, तो इसलिए वो रॉन्ग। सर मतलब कि आप जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जो इंग्लिश में लिखाते हैं उसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है हमें मीडियम वालों यस सर, बोलने की जरूरत नहीं, हिंदी में थोड़ा सा दिखाइएगा। ध्यान दो। कोई भी सर सुनाई नहीं दे रहा है सर। कोई भी टर्म यदि आता है ना, उसका हिंदी यदि मतलब यदि इंग्लिश में है उसका हिंदी टर्मिनोलॉजी होता है तो मैं जरूर से एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर भी यदि बाय चांस मिस हो जाता है, यदि तुमको लग रहा है कि टर्म मिस हो गया, नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, जरूर से पूछो। कहीं पे भी मिस करते तो पूछ लो सर, ये फिर भी क्या होता है जैसे रिपीट कर दो, कभी मना किया क्या तुमको? सर असेक्सुअली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नॉर्मली तो जाइगोट से होता है, लेकिन कुछ केसेस में हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो एग से सीधे ही बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकता है, बिना निषेचन के भी हो सकता है। एग्जांपल अभी मैंने बताया पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो एग से हो जाता है। सर बट असेक्सुअल में आप बोले कि होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो असेक्सुअल के केस में अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़े ना, अभी हमने जो पढ़ा वो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना। यस सर। और उस इवेंट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अभी एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। यस सर। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एम्ब्रियो बनता ही बनता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो बनता ही बनता है किन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर थोड़े भी हायर एनिमल और प्लांट्स हैं उनके अंदर, ठीक है, लेकिन कुछ में ही नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा बोला कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कुछ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो जाता है, अलैंगिक जनन कर रहे हैं तब भी एम्ब्रियो बनता है। यस सर। तो सर वो किससे बनता है? क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बताओ, निम्न में से किस में अलैंगिक जनन द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है? क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, निम्न में से किस में अलैंगिक जनन के द्वारा एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण होता है? एक ऑप्शन दिया मैंने तुम्हें। सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन इन इंग्लिश। In which of the following organism embryo is formed without fertilization? Okay, sir. Embryo is formed without fertilization. Option दिया हुआ है turkey, option दिया हुआ है lizard, option दिया हुआ है honey bee, और option दिया हुआ है all of the above. All of the above. All of the above. All of the above. All of the above.
All of the above. था in which of the following is formed without fertilization? निम्न में से किसमें भ्रूण का निर्माण निषेचन के बिना हो जाता है? All of the above. All of the above. तो बच्चे बोल रहे ऑल ऑफ द अबव। किसके द्वारा? पार्थेनोजेनेसिस। Parthenogenesis. इनके अंदर एम्ब्रियो बन रहा है formed by egg Without fertilization. known as पार्थेनोजेनेसिस। इन जीवों में एग से सीधे ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? उस प्रक्रिया को बोल देते हैं पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेचन। इन जीवों में एम्ब्रियो का निर्माण जो है वो निषेचन के बिना होता है। प्रक्रिया से पार्थेनोजेनेसिस से कहीं और से क्या हुआ है? तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए ना, उसी को क्वेश्चन में पूछ लिया, उसी को कांसेप्ट से जोड़ दिया। क्लियर है? मानसी पूछ रही कैल्केरियस शेल क्या होता है? कैल्केरियस शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो होती है एग के ऊपर, उसे कैल्केरियस शेल जो है वो किसमें देखने को मिलता है हमें? जो रेप्टाइल्स हैं, जो एल्स हैं, अंडा देखा ना, अंडे के ऊपर व्हाइट कलर का जो कवरिंग होता है हार्ड वाला, जिसको फोड़ते हैं तब उसके अंदर से जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकलता है। तो वो जो आउटर कवरिंग होती है ना, उस हार्ड को हम क्या बोलते हैं? कैल्केरियस शेल। ठीक है सर, क्या एम्ब्रियो का निर्माण सभी जीवों में होता है? नहीं, एम्ब्रियो का निर्माण सभी जीवों में कैसे होगा? ब्रायोफाइटा से पहले जो भी है उनमें किसी में नहीं होता। ना मोनेरा में होता है, ना होता है, ना पंचाइट होता है, ना एल्गी में होता है। ये चारों में एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। ठीक है, एनिमल में सब, एनिमल के अंदर तो एम्ब्रियो हम पूरी तरह से देखना चाहिए। ओके सर। हेलो सर। हाँ बच्चे, असंग जनन और अनिषेक जनन दोनों एक ही है ना? देखो अभी तो तुम एक ही समझ सकते हो, अभी तो तुम बोल सकते हो एक ही है, लेकिन एग्जैक्टली देखें तो असंग जनन का एक टाइप है। असंग जनन बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप जो है वो है पार्थेनोजेनेसिस। एपोमिक्सिस जो है उसके अंदर रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, तो रिकरेंट के अंदर डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंसिव एम्ब्रियोनी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। और यहाँ पर अभी हम अभी तो ये जानते रखो कि एपोमिक्सिस का ही एक टाइप है सर। वो मैं तुमको बताऊंगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सर, पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये बोलेंगे कि एम्ब्रियो बन रहा है पर जायगोट नहीं बन रहा है। हाँ यस, तो यही तो मैं पूछा ना, यदि यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एग से, यहाँ एग से डायरेक्टली बन रहा है, यहाँ पर एग से डायरेक्टली बन रहा है। हमारे अंदर बात करें तो क्या हमारे अंदर एग से और साउंड नहीं आ रहा, सबका माइक ऑन है। तो बच्चे माइक ऑफ रखो, मुझे भी डिस्टरबेंस फील होता है, माइक यदि चालू होता है ना। जिसको पूछना होता है ना वो माइक अपना ऑन करो, पूछो और फिर उसके बाद में क्लोज कर दो। अननेसेसरी माइक ऑन रहता है ना तो मेरी आवाज दब जाती है, शोर इधर उधर का आता रहता है। ठीक है ना, तो समझ गए यहाँ पर कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जिन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें जाइगोट से होगा, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट नहीं बनेगा, सीधे एम्ब्रियो से हो जाएगा, सीधे एग से हो जाएगा। सर एक बार और बोलिए। सर हिंदी में एक बार बताओ ना। एक बार और बताइए ना सर। अब इंग्लिश में बताते तो क्लियर नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बता रहा हूं। जो भी लैंगिक जनन करने वाले जीव है ना, उनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो किससे होगा? भ्रूण का निर्माण किससे होगा? जाइगोट से होगा, ल्यूमिनस से होगा, है ना। ओके सर। जनन कर रहे हैं उनके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण किससे होगा? जाइगोट से होगा।
और जो पार्थेनोजेनेसिस जिनमें दिख रहा है, पार्थेनोजेनेसिस करने वाले जीवों में जो भ्रूण का निर्माण है वो एग से, अंडे से डायरेक्टली हो जाएगा बिना निषेचन के। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन यही पूछा था कि किसके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है, यानी डायरेक्टली एग से हो जाता है। इनके अंदर हो जाता है क्योंकि इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। समझ गए? ओके सर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो चैट में है वो ले लेता हूं एक एक करके। एग्जाम में 2 चैप्टर आएगा, ठीक है, एग्जाम में 2 चैप्टर आएगा, सही है। एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है बता दिया मैंने, डिटेल हम बाद में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। व्हाट इज सेनेसेंस फेज? सेनेसेंस फेज को हिंदी में बोलते हैं जीर्ण अवस्था। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है ना, तो रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद में जीवों के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होने लग जाती है कोशिकाओं में, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यदि कम होने लग जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेल्स डेड होने लग जाएगी और वो एजिंग शो करने लगेगा। उसके अंदर कुछ मतलब ग्रो मतलब ऐसे चेंज आने लग जाएंगे जिससे कि उसकी सेल्स जो है वो काम करना बंद करने लग जाएंगी, और उस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, सेनेसेंस फेज बोल देते हैं। ठीक है ना सर? वंस मोर, सेनेसेंस फेज को हम जीर्ण अवस्था बोलते हैं। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जनन अवस्था होती है, मैच्योरेशन फेज होता है, परिपक्वन अवस्था होती है, उस परिपक्वन अवस्था के बाद क्या होता है, उसके बाद में सेल्स जो है वो धीरे धीरे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती हैं और जीव जो है वो कम क्रियाशील होने लग जाता है। उसको ये हम क्या बोल देते हैं, सेनेसेंस फेज बोल देते हैं, और अल्टीमेटली जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ओके, गॉट इट सर। ठीक है, और उसके बाद में आहुति पूछ रही है मुझे ओविपेरस विविपेरस डिटेल में। बच्चे ओविपेरस विविपेरस का डिटेल बहुत कुछ ऐसा है नहीं, ये 2 टर्म है जिनका मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच ले एग्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ओविपेरस बोल रहे हैं। अब ये अंडे देना 2 तरीके से होता है, अंडे देना दो तरीके से होता है। एक होता है कि अनिषेचित अंडा, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो ले करे, जैसे मान लो एम्फीबियंस देखे, फ्रॉग देखा, तो फ्रॉग ने क्या किया, अपना अंडा फीमेल ने निकाला, मेल ने उसके ऊपर स्पर्म डाल दिया, ठीक है, तो निषेचन बॉडी के बाहर हो गए। तो कई बार हम देखते हैं कि जीव जो है वो अनिषेचित अंडे देते हैं, और कई बार हम देखते हैं क्या, जैसे बर्ड्स वगैरह है, तो बर्ड के अंदर वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज एग ले करते हैं। यानी यदि निषेचन हो गया है, यदि फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन हो गया है, तो उनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आता है। तो दोनों ही केस जिसमें जीव अंडे बाहर दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ओविपेरस। और वो जीव जिनके अंदर वो अंडे डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल रहे, उनके अंडों में जो जायगोट है वो बच्चे में कन्वर्ट हो जा रहा है बॉडी के अंदर ही, और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो ओविपेरस जो अंडे देते हो, और विविपेरस जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है सर, हिंदी में क्या बोलेंगे? ओविपेरस, अंडे प्रजक और सजीव प्रजक। और विविपेरस को बोलेंगे जरायु। ओके सर। सर जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं वो एग देते हैं, और मैमेलियस जो हैं वो एग नहीं देते ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। जनरल स्टेटमेंट जो होगा वो यही होगा कि रेप्टाइल्स और मैमल्स जो है वो विविपेरस है, बट मैमेलिया के अंदर भी जो इनिशियल क्लास होती है प्रोटोथीरिया वाली, वो अभी भी एग ले करती है ना, वो हम बाद में देखेंगे। देखो क्या है ना, ये जनरल चैप्टर है, अब एक ही टॉपिक पे बहुत डीप में घुसने लग जाएंगे ना, तो फिर हम एनिमल किंगडम में पहुंच जाएंगे। तो अभी बहुत डीप में एक टॉपिक पे नहीं घुस रहे, अभी हमको बस ये ओविपेरस और विविपेरस का मीनिंग पता होना चाहिए। जो अंडे दे रहे हैं वो ओविपेरस, जो बच्चे दे रहे हैं वो विविपेरस। तुमने बिल्कुल सही बोला, मैमल्स होते हैं वो मोस्टली विविपेरस होते हैं, यानी बच्चों को पैदा करते हैं, जरायुज बोलेंगे। और रेप्टाइल एग जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसके बाद में और देखता हूं और क्वेश्चन क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। कविता माइक्रो प्रोपेगेशन समझाओ, ऐसा पूछ रहे हो? अच्छा एक मिनट, जब मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना, तब दूसरा क्वेश्चन टाइप किया करो। बहुत सारा टाइप कर दोगे ना, फिर वो ऊपर चला जाएगा, चैट बॉक्स में दिखता नहीं रहता, फिर पता नहीं कहां चला जाता। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन नाम का मतलब समझो। माइक्रो में छोटे, और प्रोपेगेशन का मतलब बहुत सारा बनना। तो माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब हुआ वो प्रोसेस जिसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट के बच्चे बना रहे हैं। कैसे बनेगा? माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर की प्रोसेस है।
टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर के अंदर हम देखते हैं कि प्लांट की कोई सेल लिविंग सेल प्रोटीपोटेंसी है, उसको कल्चर में डाला और कल्चर मीडियम में डालने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको क्या किया, डिवाइड करके बहुत सारे न्यू छोटे छोटे प्लांट्स बना लिए, उसे हम बोल देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, थाउजेंड्स ऑफ। सूक्ष्म प्रवर्धन सर वही है ना? हाँ हाँ, टिश्यू कल्चर का ही टाइप है। तोमेश बोल रहे एक कोशिश की, क्या तोमेश क्या बोल रहे थे तुम? एक मिनट रुको सर, ये चैट में जो पूरा का पूरा चैट देख सकते हैं क्या? नहीं, जैसे ये जो हिडन हो जा रहा है, जैसे न्यू चैट आ रहा है, तो ये पूरा चैट बॉक्स पूरा कैसे खुलेगा? प्रीवियस वाले मैसेज दो उंगली से स्क्रॉल करना। अच्छा, दो ही, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। अभी रुको, सर ह्यूमन मेल में तो सेनेसेंस फेज नहीं होता बच्चे, ह्यूमन मेल में भी सेनेसेंस फेज होता है। भावना बोल रही है कि मेल के अंदर, वो मैंने मजाक किया था कि मेल जो है वो बूढ़ा नहीं होता, वो मैंने मजाक किया था। एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी के अंदर एक एज के बाद में डिटोरिएटिव चेंजेस जो है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह कम होनी स्टार्ट हो जाती है। बुढ़ापा तो आता ही मेल में भी, भले ही उसके अंदर गैमीट बन रहे हों, लेकिन रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेकर के और फिर रिप्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट नॉर्मली हम बोलते हैं कि उसके अंदर लिपिडो लॉस तो होता ही है। ठीक है ना, तो इसीलिए मेल जो है उसमें भी सेनेसेंस फेज होता है, ये ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर आप बोल रहे हो सेनेसेंस फेज, तो वो मेल में कैसे होगा? और उसका नाम सेनेसेंस तो नहीं होता, फीमेल में उसको शायद रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। नहीं, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसके ऑनसेट और उसके खत्म होने के लिए फीमेल में जो हमारे पास एक पैरामीटर है वो है मेंस्ट्रुएशन। कि मीनार्की जब हुआ, यानी पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, तब हमको पता पड़ गया कि अब एग बनने लगा, ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो गई। और फिर क्या होगा, फिर अराउंड 45 ईयर के एज तक वो उस फेज में रहेगी, और उसके बाद में क्या होगा, मेनोपॉज आ गया, और उसके बाद हमने बोल दिया कि अभी रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया, सेनेसेंस स्टार्ट हो गया। मेल के अंदर क्या होता है, भले ही गैमीट का फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा, मेल के अंदर भले ही गैमीट का फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती जाती है। सेल्स तो डेड होती है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है, बॉडी के अंदर पावर धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और अल्टीमेटली वो बूढ़ा हो जाता है। उस फेज को ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम सेनेसेंस बोलते हैं। सेनेसेंस का मतलब जनरल मीनिंग बताओ ना, तो बूढ़ा होना। सेनेसेंस का जनरल मीनिंग क्या है, बूढ़ा होना। तो क्या मेल जो है वो बूढ़ा नहीं होगा क्या? क्या मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा क्या? होगे सर। सर आप कभी बूढ़े मत होना। ठीक है, तो बूढ़े तो होंगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया यहाँ पर सेनेसेंस फेज का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया गैमीट फॉर्मेशन पे नहीं रहेगा। किस पर रहेगा, बॉडी के अदर जो चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म पे, मेटाबॉलिक रिलेटेड चेंजेस होंगे, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। समझ गए ना? अच्छा, ये तोमेश पूछ रहा है, एक कोश के जंतु को आंसर कहाँ जाता है, क्यों, क्या कहा जाता है? तोमेश मुझे ना समझ नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन, एक कोश के जंतु को क्या कहा जाता है, वो नहीं समझ आ रहा है। राहुल सर, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म इन हिंदी, क्या बोलेंगे? तो मतलब उपापचय, मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं उपापचय। ठीक है ना, यानी जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस चल रही है, उन सबको कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ा था ना मेटाबॉलिज्म का। ओके सर। सर एक कोशिकीय जंतु को अंस्वर था सर, अंस्वर कहा जाता है। नहीं, एक जंतु को अंस्वर क्यों बोलेंगे? अंस्वर क्या होता है? एक कोशिका को बोलते हैं ना सर, जो कभी नहीं मरते, जैसे अमीबा। अमर बोलते। हाँ, एक कोशिकीय जंतुओं को अमर बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि यदि हमने देखा कि कोशिका डिवाइड हो गई, एक कोशिका जो है, मान लो ये एक अमीबा था और ये डिवाइड होकर के दो बच्चा बन गया, वापस से स्टार्ट पे पहुंच गया, मरा क्या? ये पेट्रक जो है ये मरा क्या? पेट्रक की डेथ हुई क्या? नहीं, पेट्रक दो बच्चों में कन्वर्ट हो गया। तो यदि हाइड्रा में ये ऐसा है जिसके अंदर कोशिका जो है वो उत्तरी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और मरने के लिए बीच में पेट्रक बचता ही नहीं है,
तो उसे हम अमर बोल देते हैं। सर ये अलैंगिक प्रजनन होगा ना? हाँ, अलैंगिक प्रजनन होगा बच्चे, बिल्कुल सही। सर तो जितने भी कोशिकीय जीव होते हैं वो सब अमर होते हैं? सब नहीं होते, याद नहीं है तुमको क्वेश्चन पूछा था उसका ईस्ट वाला, ईस्ट को अमर बोलेंगे कि नहीं, पूछा था कि नहीं? यस सर, पूछे थे, याद है मेरे को। हाँ, तो ईस्ट के अंदर पैतृक शरीर पीछे रहता है, उसने तो बढ़ दिया अपना बॉडी, तो वैसा का वैसे ही रखा, तो इसीलिए हम उसे क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे ये अमर नहीं है। ठीक है ना? ओके सर। सर हाइड्रा भी अमर नहीं होता है ना? नहीं, हाइड्रा भी अमर नहीं होता है। देन उसके बाद रवि पूछा सर पार्थेनोजेनेसिस में एग से एम्ब्रियो बनता है तो मुर्गे में? सर मुर्गे में तो मुर्गा जो है ना, यदि मुर्गे के बारे में पूछ रहे हो तो मुर्गी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें पार्थेनोजेनेसिस नहीं होता है। कुछ ही बर्ड्स हैं जिनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है। सर ह्यूमन बेबी, हां बच्चे टेस्ट में यही दोनों चैप्टर आएंगे ना, 11 12 के फर्स्ट चैप्टर? हाँ, यही दोनों चैप्टर आएंगे। एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल का एक्सेप्शन होता है कि नहीं? सूर्यकांत ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जवाब तुम लोग दो। सूर्यकांत पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली यूनिपेरेंटल होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है कि नहीं होता है? एक पैतृक होता है कि नहीं होता है? होते हैं सर। होते हैं सर। क्या कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्विपैतृकी भी होता है क्या? क्या कोई? यस सर, टेपवर्म और यस सर। लीक्स। नहीं, वो तो लैंगिक जनन सेक्सुअल है सर। इंग्लिश में बोलो ना। पार्थेनोजेनेसिस। नहीं बच्चे, द्विपैतृकी कहाँ होता है पार्थेनोजेनेसिस? सर इंग्लिश में प्लीज। इंग्लिश में ये बोल रहा हूँ कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म, इज देयर एनी ऑर्गेनिज्म इन व्हिच asexual reproduction is biparental? Is there? नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। नहीं होता सर। नो सर। नो। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। Asexual reproduction is always and always uniparental. एक पैतृकी भाग लेगा asexual reproduction। क्लियर? सर द्विलैंगिक में संभव है ना सर? द्विलिंगी में क्या संभव है? द्विलिंगी में क्या संभव है? द्विलिंगी में एक पैतृकी लैंगिक जनन संभव है। क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछा था। क्वेश्चन मैंने पूछा था क्या अलैंगिक जनन द्विपैतृकी हो सकता है? नो सर। नो सर। कभी भी क्वेश्चन का आंसर करते हो ना, एक और काम की बात सुनो। क्या होता है ना, कई बार जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कुछ और दिमाग क्या बताता है? दिमाग वो बताता है जो हमारे माइंड में पहले से सेट होता है। मोस्टली तुम देखोगे जो सिली मिस्टेक होती है ना, उसका रीजन यही होता है। क्या होता है कि मैंने तुमको पढ़ाया, तुमने अपनी कॉपी में या बुक से पढ़ा, चीजें पढ़ी, तुम्हारे माइंड में पिक्चर बन जाती है। अब पिक्चर बनते ही क्या होता है, जब तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हो तो कई बार वो रिलेटेड क्वेश्चन की जगह तुम्हारा माइंड क्या प्रोसेस करने लग जाता है, जो तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी फीडेड है, जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस चक्कर में क्या करते हो तुम, वो जो पूछना चाह रहा है वो बताने के बदले जो तुम्हें आता है वो आंसर टिक कर देते हो और वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ ही नहीं रहा था जो तुमने आंसर कर दिया। तो कभी भी क्वेश्चन करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें बहुत आता है ना, कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत आता है, लेकिन सक्सेसफुल तो वही होगा जो आंसर सही करेगा। भले उसको आता कुछ भी हो चाहे ना आता, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। यदि आंसर जो सही करेगा उसी का मार्क्स आने वाला है, वही सिलेक्ट होने वाला है। तो जो तुमको जो आंसर करना है वो तुमको क्वेश्चन पे फोकस करके बता पड़ेगा। हमेशा प्रायोरिटी क्वेश्चन को दो। ये मत सोचो हाँ मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है, अब तो मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर दूंगा, फटाफट आंसर टिक कर दूंगा। नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे आते भी में से ही आएगा और घुमा के आएगा। और यदि तुमने थोड़ा भी ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को या एग्जामिनर को समझने की कोशिश नहीं की कि वो क्या पूछना चाहता है, तो गलत कर सकते है ना। तो ये बच्चा जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अच्छा अभी डाउट सेशन चल रहा है, मैं तुम्हें सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। मैं एक भी सॉल्यूशन में सीधे ये नहीं सोचता अच्छा बच्चा जो है यही पूछ रहा है, मेरे को पता है वही चीजें बोल दी और हो गया। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे की एक बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट पकड़ूं कि उसको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो क्या पूछना चाह रहा है, और मैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे पीछे की रामायण बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर उस बच्चे को मिल जाना चाहिए कि हाँ मैंने ये पूछा था, सर ने मुझे इसका सही आंसर दे दिया। यदि मुझे बात नहीं समझ में आएगी तो मैं बोल दूंगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं आंसर तो बिल्कुल टू द पॉइंट ही दूंगा तुम्हें, है ना। तो तुम्हें भी एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि यदि क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन लगेगा, क्वेश्चन को सर्कल मारो और छोड़ दो, बाद में देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एकदम। अर्जुन बनना है अर्जुन, सीधी सी बात है।
अर्जुन बनना है, मछली की आंख दिखनी चाहिए बस। यदि जिस दिन तुम्हारे अंदर ये कला आ गई, तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल बढ़ गई, पढ़ा तो तुम्हें इतना हम देंगे कि तुमको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, सिलेक्शन के लायक तो तुम्हें हम जरूर से बना ही देंगे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा इस चीज पे कि तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल क्या है, और एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें मछली की आंख देखना सीखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन को बहुत एग्जैक्टली पकड़ो कि ये मुझे ये पूछना चाह रहा है ना, फिर ब्रेन के अंदर प्रोसेस करो कि इसका आंसर क्या जाना चाहिए और वो आंसर टिक करो, है ना। तो हमेशा हड़बड़ी में मत रहो कि मेरे को जो आता है मैं वो आंसर बोल दूं या वो आंसर टिक कर दूं। तो यहाँ पर इस बच्चे ने क्वेश्चन हमें पूछा था, वो ये पूछा था कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है क्या, ये पूछा था बच्चे। तो हमारा आंसर सीधे सीधे एक वर्ड में क्या है, नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। और बाकी बातें जो तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन था सर, ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, सर मैंने ऑप्शन लिखा है चैट बॉक्स में। ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ रहे हैं? सर ऑप्शन मैंने लिखे हैं चैट बॉक्स में सर। जनन है ना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हो, अलैंगिक जनन है ना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। समसूत्री है सर, आंसर समसूत्री है इसका, 2018 में आया था। हाँ समसूत्री है सर, क्योंकि है तो अलैंगिक जनन है ना सर, क्योंकि ऑप्शन था पार्थेनोजेनेसिस था और अर्धसूत्री था और एक और कुछ संविधान नहीं है और समसूत्री था। तो तुम ये देखोगे कि ऑफसेट जो है वो किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन का प्रकार है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, क्योंकि बिल्कुल समान ऑफस्प्रिंग बनेगी ना। जनन और अनिषेक फलन दो ऑप्शन, ठीक है ना। हेलो सर। मेल में मानसी, मेल में मीनोपॉज ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेनेसेंस फेज तो होता है। हेलो सर। इष्ट एक कोशिकी होता है पर अमर क्यों नहीं होता है, क्लियर नहीं हो रहा है सर, बताइए ना प्लीज। क्योंकि ये तो अमीबा अमर क्यों था वो समझ गए। अब ईस्ट देखो, ये ईस्ट है, इसके अंदर जब लैंगिक जनन हुआ तो इसने अपने ऊपर छोटा सा प्रोजेक्शन बनाया और छोटा सा प्रोजेक्शन ये बर्ड जो है उसे रिलीज कर दिया, ये तो संतति बन गई, ये तो डॉटर बन गया, लेकिन पेरेंट अभी भी तो एज इट इज है, पैतृक शरीर जो है वो अभी भी तो जिंदा है, दिख रहा है। तो क्या इसकी मृत्यु होगी कि नहीं? यस, इसकी मृत्यु होगी सर, इसकी मृत्यु होगी, इसका मतलब यहाँ पर नहीं। तो वो जीव जिसके अंदर पैतृक की इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है, पैतृक जो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, उसके अंदर हम बोलेंगे वो अमर है। क्यों? क्योंकि पैतृक गायब हो गया है, संतति बन गई, वापस से सब कुछ स्टार्ट हो गया है। लेकिन यदि कोई भी जीव ऐसा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पैतृक एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है, भले उसने बच्चा बना दिया, अपना शरीर एज इट इज रिटेन रखा हुआ है, तो उसकी डेथ होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए क्लियर हो गई बात? ओके सर, ठीक है। हेलो सर। रुको एक बार और भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। अमरनाथ बोल रहा है रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज, बच्चों रीजन फॉर डाइवर्सिटी देयर आर सो मेनी रीजन। इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, वो सारा का सारा रीजन है डाइवर्सिटी में। क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, और म्यूटेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन वगैरह होते हैं, इन सब की वजह से होता है। देन एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक बार सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ। रवि बोल रहा है कि सर पार्थिनोजेनेसिस में एग से एम्ब्रियो बनता है, ये तो हो गया हो गया हो गया, ठीक है। टिल्लू शाहीन पूछ रही है, शाहीनी बानो न्यू चैप्टर बच्चों स्टार्ट कर लेंगे, तुम्हारे डाउट क्लियर होते ही स्टार्ट हो जाएगा, और यदि आज डाउट क्लियर चलता रहा तो कल से स्टार्ट कर देंगे। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, अभी ये अच्छा क्वेश्चन आया प्रितेश का, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शंस बोलना पड़ेगा बच्चे तुमको इसमें, किसके में कंपेयर कर रहे हो। यदि तुम में कंपेयर कर रहे हो तो के अंदर ओव्यूल जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। यस यस सर, यस हो गया ये। राहुल सूर्यकांत बोल रहा है कि प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप होता है। प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन बोलो, प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप रीजनरेशन होता है। सर इसी को पुनर्जनन भी बोलते हैं क्या? पुनरुद्भव,
सर 11th की बुक में पुनर्जनन लिखा है आगे में। हाँ सर। एनसीईआरटी बुक पे फर्स्ट चैप्टर में ही है। सब पुनर्जनन टर्म यूज किया हुआ है। यस सर। सर पुनरुत्थान और पुनर्जनन तो एक ही होता है ना मीनिंग? उसी को तो रीजनरेशन बोलते हैं शायद सर। अभी सर नहीं बोले ना। जो भी टर्म तुम बोल रहे हो पुनर्जनन तो एक ही होता है, तभी दिया हुआ है। इसके बाद में आहुति पूछ रही है माइटोटिक डिवीजन कौन सा? आहुति क्या पूछ रहे हो तुम? सर ये वही वाला क्वेश्चन था जो पूछी थी, उसका ऑप्शन लिखी थी सर। हाँ हो गया ना वो तो। हाँ यस सर हो गया। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल। प्रियंका बिल्कुल सही बात है। सेल्फ पॉलिनेशन यूनिपेरेंटल नहीं होगा क्या? बिल्कुल यूनिपेरेंटल होगा। सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल सही बात है बच्चे। जो लैंगिक जनन है ना वो तो यूनिपेरेंटल हो सकता है, हमने देखा था, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। हो सकता है बिल्कुल। नॉर्मली बाइपेरेंटल होता है बट यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो जो भी बच्चे ये बोल रहे हैं। रजनी ठीक है। इसके बाद में युगलिना भी अमर होगा क्या? यस युगलिना भी अमर होगा क्योंकि उसमें भी बाइनरी फिजन हो रहा है ना, इसलिए। सर व्हाट इज बाइपेरेंटल? बाइपेरेंटल का मतलब द्विपेत्र की, जिसके अंदर नर और मादा पेरेंट अलग अलग होंगे ना, उसको हम बाइपेरेंटल बोलेंगे। ओके सर। हाँ जैसे तुम और तुम्हारी बीवी जो होगी ना वो तुम दोनों जब बच्चे बोले सर इतना प्रैक्टिकल तो हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है। स्पॉन्ज में जेम्यूल्स द्वारा अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? जो स्पॉन्ज होता है ना उसके अंदर सेल्स अंदर अंदर डिवाइड करके जेम्यूल्स बना देते हैं। इंटरनल बड होता है वो, है ना। तो जैसे बडिंग में क्या हो रहा है, बाहर बन रहा है, जैसे बडिंग है या हाइड्रा के अंदर देख रहे हो तुम, बॉडी के बाहर एक छोटा सा बड निकलता है और उससे नया जीव बनता है, वैसे ही स्पॉन्ज के अंदर बॉडी के अंदर ऐसा हो जाता है। उसको हम इंटरनल बड बोल देते हैं या जेम्यूल बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है टीलो, बिल्कुल सही। हाँ बच्चे बोलो। सर सेल्फ पॉलिनेशन में यूनिपेरेंटली तो होगा क्योंकि दोनों के मतलब दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ना। बिल्कुल होगा यूनिपेरेंटल, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कंफ्यूज क्यों हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो हाँ वो क्वेश्चन करी थी तो मैं उसको आंसर करी थी तो मुझे लगा शायद मेरा आंसर गलत है। नहीं, जो तुमने पढ़ लिया ना कंसेप्चुअली और तुम अपना कंसेप्ट लगा रहे हो वो बिल्कुल सही है, 100% सही है वो, बिल्कुल है ना। तो उसमें थोड़ा भी मतलब ये नहीं सोचना आपकी ना कि अच्छा कौन आंसर क्या दे रहा है। यदि तुमने मैंने जो पढ़ाया वो चीज पढ़ ली है, उसको अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा ही आंसर सही होगा। ठीक है ना, अपने पर भरोसा रखो। ओके सर। क्या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कि और कुछ? यस सर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यस सर। सर श्री गणेश करते हैं सर आज उसका। सर बुक में दिया है कि हाइड्रा जो है वो बडिंग भी कर सकता है और कभी कभी वो रीजनरेशन भी कर सकता है सर, ऐसा दिया है। तो जब ऑप्शन आएगा तो सर बडिंग को टिक लगाया गया, रीजनरेशन को सर बोथ? सुनो, रीजनरेशन जो है वो कौन सा मेथड था? रीजनरेशन एक्सीडेंटल मेथड है कि नहीं? हाँ एसेक्सुअल है सर। हाइड्रा में हाइड्रा का आधा शरीर खा गया, आधा शरीर बच गया, तो आधा शरीर बच गया वो वापस से नया जीव बना देगा, या दो टुकड़े हुए तो दोनों टुकड़े से नए नए हाइड्रा बन जाएंगे। दूसरी बात है बट कॉमनली यदि हम बात करें तो क्या होगा, उसके अंदर बडिंग होगा। हाँ सर। कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बडिंग। रीजनरेशन इज एक्सीडेंटल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो बात तो दोनों सही है, बट यदि तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो कॉमनली क्या कर रहा है वो आंसर टिक कर देना। यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे 11th का सेकंड चैप्टर जो है वो ले लेंगे हम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है और यदि कोई बच्चा 11th का होता है तो उसके लिए तो मतलब पहाड़ है ये चैप्टर। इतने सारे नई नई बातें, इतने सारे टर्म, इतने सारे इंफॉर्मेशंस, वो सारे चीजें। बट हम चीजों को बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ते आए हैं, आगे भी बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ये अच्छा नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देना चाहिए। वाइल्ड लाइफ
इस चैप्टर को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक जो 2 चैप्टर पढ़े ना, तो 2 चैप्टर के अंदर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ना, यदि उतना ही तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, जितना मैंने अभी पढ़ा नहीं, पढ़ के नहीं होता। ठीक है। बट यदि इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में मैं तुमको पढ़ाऊंगा, उसके बावजूद तुम्हें घर पे कम से कम एक दिन में जो पढ़ रहे हो उसको कम से कम आधे घंटे घर पे पढ़ने पड़ेंगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें हमेशा याद रहेगा, और यदि तुम नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा, माइक ऑफ करके बात करो। माइक बंद कर लो यार। सर माइक ऑफ करने को बोलो ना, डिस्टर्ब होता है हम लोग को। माइक बंद कर लिया करो बच्चों, कितना बार बोले। देखो प्रीतेश ने पूछा है, इट इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। इनमें से कौन एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? पी एंडोस्पर्मिक नहीं है। कैस्टर एंडोस्पर्मिक होता है, डाइकॉट में एक्सेप्शन है। मेज और व्हीट, मोनोकॉट तो मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते ही हैं। कॉमन कंसेप्ट ये है कि डाइकॉट जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकॉट जो है वो मोस्टली एंडोस्पर्मिक होता है। तो मेज और व्हीट तो एंडोस्पर्मिक होगा ही, और डाइकॉट में कैस्टर जो है वो एक एक्सेप्शन है, डाइकॉट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्मिक होता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक या इनमें से कौन एंडोस्पर्मिक नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, चलो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की मैंने तुमको खास बात बता दी कि ये चैप्टर जो है वो तुम्हें साथ के साथ में रोज पढ़ना होगा, तब तुमको ये चीजें जो है वो ध्यान रहेंगी जो भी हम पढ़ेंगे। और हम कंसेप्चुअली पढ़ लेंगे, लेकिन उसे रिवाइज करना पड़ता है बार बार, ताकि चीजें लंबे टाइम तक ध्यान रहे। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी की बात करोगे इस चैप्टर में, तो एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, इनसफिशिएंट है। उतने पढ़ने से हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं सही हो पाते हैं, बीच में क्वेश्चन जो है वो ठीक लेवल का भी आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और टॉपिक का वेटेज भी बहुत ज्यादा है। 3 से 4 क्वेश्चन तो मानिए, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सारी बातें हमने पहले पढ़ ली थी। क्लियर है वो सबको? यस सर। पहले पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन क्या होता है। यस सर। इस चैप्टर को सीधे हम स्टार्ट करेंगे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या है ये किंगडम क्या होता है वो तो हमने पढ़ा हुआ है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हमने पढ़ी थी, ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो 7 कैटेगरीज थी उसमें सबसे ऊपर वाली जो हाईएस्ट कैटेगरी थी वो क्या थी? किंगडम। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को किंगडम में डिवाइड करने के कुछ रूल्स बनाए, किंगडम्स के रूल। पूरा क्लासिफिकेशन नहीं है ये जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, कि किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए क्या रूल बनाए गए, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुआ, अलग-अलग टाइप की किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। उसमें सबसे पहले जो किंगडम बनाया वो था 2 किंगडम, और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 किंगडम नहीं जानता। हाँ हमें जाना था। कैरोलस लिनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन-कौन सा? एक किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया। ये 2 किंगडम उन्होंने बना दिए। अब ये 2 किंगडम किस बेसिस पे बनाए, क्राइटेरिया क्या कहते हैं? क्या क्राइटेरिया? इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज किया है इसके लिए। सबसे पहले इन्होंने देखा सेल, उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है। जिसमें प्रेजेंट है उन सबको इन्होंने किस में रख दिया? प्लांटी में। जिसमें एब्सेंट है उसे इन्होंने किस में रख दिया? एनिमलिया। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया यूज किया उन्होंने। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया जो यूज किया वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वेदर दे ईट और डू नॉट ईट। जो क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका दूसरा क्राइटेरिया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने लिखा है, लेकिन लिनियस ने नहीं लिखा था। लिनियस ने क्या लिखा था?
लिनियस ने लिखा था कि वो ऑर्गेनिज्म खाना खाता है कि नहीं खाता है, ईट और डू नॉट ईट। बताओ प्लांटी के लिए क्या होगा? खाना खाता है? Autotrophs. Plants are autotrophs. And Autotrophs. plants are both autotrophs and heterotrophs. Yes. तो ये ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ टर्म्स तुम लोग समझते हो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम जान रहे हैं। अदरवाइज लिनियस ने बोला था कि प्लांटी में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट, और एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खाना खाते हैं, दे ईट। और जो खाना खाते हैं उनके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं क्या? खाना खाते हैं उनके लिए हेटेरोट्रॉफ, और जो खाना नहीं खाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं ऑटोट्रॉफ। Autotrophs. तो एक ये क्राइटेरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉफ। थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं। इन्होंने एक क्राइटेरिया और भी यूज किया, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? गमन, Movement. चलना फिरना। लोकोमोशन जो है ना, प्रचलन। अलग है। लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। मूवमेंट तो अपनी जगह पे भी हो जाती है ना। तो लोकोमोशन का मतलब होता है गमन, और मूवमेंट जो होता है ना वो एक जगह पे भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली इन्होंने मूवमेंट यानी चलने फिरने के रिलेटेड देखा था कि प्लांटी किंगडम में उनके मेंबर में लोकोमोशन होता है क्या? गमन होता है क्या? नहीं होता है। और एनिमल के अंदर गमन जो है वो प्रेजेंट होता है। 3 क्राइटेरिया हो गए। और भी क्राइटेरिया देखो, इन्होंने 4th क्राइटेरिया यूज किया। 4th क्राइटेरिया जो था, हेलो क्या बच्चे बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? फिर हाइड्रा कैसे गमन कर लेता है? हाइड्रा मेथड होते हैं गमन के। एक्सेप्शंस है बच्चों, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे हाइड्रा यदि तुम एग्जांपल लेते हो तो हाइड्रा लोकोमोशन होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं उसके अंदर। समरसॉल्टिंग करता है, लूपिंग करता है, जो बबल के थ्रू फ्लोटिंग करता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। वो सब जी, थैंक यू सर, है ना। लेकिन एक्सेप्शंस है। यदि तुम ये सोच रहे हो कि हाइड्रा तो सेसाइल एक जगह पे रहता है, नॉर्मली मूवमेंट नहीं करता है, तो तुम बहुत गलत भी नहीं सोच रहे हो। ज्यादातर टाइम तो वो एक जगह में चिपका हुआ है, ठीक है। या उसका एग्जांपल छोड़ दो, तुम एग्जांपल ले लो स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज तो सेसाइल होते हैं, ठीक है, तो भी एनिमल में आएगा वो। तो एक्सेप्शंस है यहाँ पर। एक्सेप्शंस पे अभी आऊंगा। जी सर। जनरल फीचर्स देखो। क्वेश्चन में यस सर। पोषण का प्रकार, गमन, ठीक है। 4th जो ले रहे हैं हम, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई उद्दीपन जो है उसके लिए, उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया। बताओ दोनों में से कौन उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, कौन नहीं करते हैं? सब प्लांट्स करते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और एनिमल? सर एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल भी करते हैं सर। दोनों एनिमल भी बोथ दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं प्लांट के अंदर ये रेस्पॉन्स स्लो होता है और एनिमल के अंदर ये रेस्पॉन्स फास्ट। बच्चे तो दोनों ही है, एक के अंदर स्लो होता है, एक के अंदर फास्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुचनशील रसधानी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रसधानी। इसके अंदर पढ़ा है तुमने अपने जीवन में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके अंदर पढ़ा है? संकुचनशील रसधानी किसमें होती है बताओ? सर दोनों में होती है, बट प्लांट में ज्यादा बड़ी होती है और एनिमल छोटे। यस देखो तुमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में नॉर्मली अमीबा वगैरह में पढ़ा होगा, है ना। कुछ प्लांट्स के अंदर यस सर। इन जनरल प्लांट में नहीं होती है, बट कुछ के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो नॉर्मली प्लांट में होती है एब्सेंट, ध्यान रखना। प्लांट में नॉर्मली एब्सेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट होती है। लेकिन अलग-अलग ऑर्गेनिज्म की कहानी अलग-अलग है यहाँ पर। तो जनरल कैरेक्टर, जनरल क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे उन्होंने जीवों को क्लासिफाई किया प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के अंदर। आगे की कहानी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किंगडम की बात कर रहे हैं। तो वो इन क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ आ रही, बहुत सारे अपवाद आ रहे। क्या अपवाद आ रहे? कि इस प्लांटी के अंदर किस चीज को रखा गया था? एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं। प्लांटी के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, फंजाई को रखा, एल्गी को भी रखा था, को रखा, एंड ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म, ये सबको रखा है। और एनिमेलिया के अंदर किसको रखा? जो प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटोजोआ
कॉर्डेटा। कॉर्ड अब जो हायर एनिमल और प्लांट है उसके लिए सारी बातें लगभग सही बैठ जाएंगी। यदि एक नीम के पेड़ पे और एक इंसान के ऊपर अप्लाई करोगे तो सारी बातें लगभग सही बैठ जाएंगी जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होती है बेसिस। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म पे ये चीज अप्लाई नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि बैक्टीरिया को इन्होंने प्लांट में रख तो दिया, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? नो सर। ज्यादातर तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं ज्यादातर। तो बैक्टीरिया के ऊपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अप्लाई नहीं हो पा रहे। नहीं होता है। लोकोमोशन की बात करते हैं, मान लो क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल ले लो। तो क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर नॉर्मली हम क्या देखते हैं और वो मूवमेंट कर रहे हैं, है ना? सब माइक बंद करने बोल। माइक बंद कर लो बच्चों। सर आप ठीक कर दो ना, बार बार ऑन। एल्गी के अंदर हम क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्लेमाइडोमोनास जो है बच्चों उसके अंदर क्या देखते हो? क्लेमाइडोमोनास के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन कर रहे हैं, प्लांटी में रखा हुआ है। ये क्या हो रहा है? क्राइटेरिया लोकोमोशन एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन क्लेमाइडोमोनास में लोकोमोशन प्रेजेंट है, अपवाद हो गया। ऐसे ही रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस में भी ये जो है एल्गी वगैरह होते हैं क्लेमाइडोमोनास उनका रिलेटिवली फास्ट है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी बात करूं तो हायर प्लांट में तो सेंट्रल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। बट लोअर प्लांट्स के अंदर यानी एल्गी वगैरह के अंदर जैसे क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल ले लो तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील राजधानी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो सर संकुचनशील राजधानी क्या है? Excuse me, sir. संकुचनशील राजधानी क्या है सर? Contractile vacuole means vacuole जो contract करता है। Contractile vacuole means it is a specialized vacuole that helps in osmoregulation by changing its size. जब एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जब अमीबा को मैंने फ्रेश वाटर में रख दिया तो फ्रेश वाटर में क्या होगा? पानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर आएगा, बाहर फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब क्या? सॉल्ट की कंटेंट जो है वो बाहर कम है, तो क्या होगा? पानी ज्यादा अंदर आएगा, तो उस टाइम पे वैक्यूल बड़ा होगा। फिर क्या करेगा? मेम्ब्रेन के पास जाएगा, पानी बाहर निकालेगा, फिर छोटा होगा, फिर से पानी अंदर आया, फिर से लेगा पानी, बड़ा हो जाएगा, फिर से बाहर निकलेगा। तो बार बार क्या हो रहा है? छोटे से बड़ा, फिर वाटर बाहर, फिर छोटे से फिर वाटर बाहर। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोल रहे हैं। किडनी की तरह ही काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी का काम होता है ना कि हम पानी पीते हैं, किडनी उसको फिल्टर करके बाहर, फिर पानी पीते हैं, फिर किडनी फिल्टर करके बाहर। तो वैसा ही काम ऑस्मो रेगुलेशन का किसका है? इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। हेलो सर, ये जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है सर उसको वन टाइम और बताइए ना। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब है किसी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया। तो कोई भी जीव जो है वो लिविंग है तो रेस्पॉन्स तो करेगा ही, हमने पढ़ाई था कॉन्शियसनेस, तो रेस्पॉन्स तो सब करते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम वगैरह तो है नहीं, हार्मोन के थ्रू रेस्पॉन्स होगा। तो हार्मोन के थ्रू रेस्पॉन्स क्या होता है? स्लो होता है ना? एनिमल्स के अंदर क्या है? नर्वस सिस्टम होने की वजह से रेस्पॉन्स क्या हो गया? फास्ट हो गया। समझ गए क्या? यस सर। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इसके बहुत सारे अपवाद मिल जाते हैं, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन अप टू द मार्क नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो इसीलिए इससे बेटर क्लासिफिकेशन आया। लेकिन ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा क्राइटेरिया है जो बेस्ट है? बताओ कौन सा क्राइटेरिया? सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेल वॉल जो है वो बेस्ट क्राइटेरिया है, सबसे प्रमुख क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कौन सा? सेल वॉल। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल, फंजाई में भी सेल वॉल, एल्गी में भी सेल वॉल, इन सब के अंदर भी सेल वॉल, और एनिमल में नॉर्मली एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो युग्लिना है बस वो अपवाद होगा। युग्लिना जो है उसे प्लांटी में भी रखते हैं कुछ साइंटिस्ट, कुछ एनिमल में भी रखते हैं जो पुराने साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, बट ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम सही बैठ जाता है। इसकी कमियां समझ गए सब बच्चे? जो एग्जांपल मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग इनकी कमियां हैं, और इसीलिए इससे बेटर किंगडम क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर, पांचों क्राइटेरिया का नाम हिंदी में बताइए ना। कोशिका वृत्ति,
पोषण का प्रकार सर हिंदी में बताइए ना। हिंदी में तो बता रहा हूँ बच्चे। कोशिका भित्ति, पोषण का प्रकार, गमन, उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया, संकुचनशील रसायन। ओके सर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सो मच सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय सर, बाय थैंक यू सर। उद्दीपन क्या बोले, आगे पता है क्या? हाँ उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया। प्रक्रिया और ये सेकंड को क्या बोले, मेड ऑफ न्यूट्रिशन को? पोषण का प्रकार के लिए प्रतिक्रिया। पांचवा संकुचन से राजधानी। संकुचन से राजधानी। रिक्तिका बोले। एक पोषण का प्रकार ना। हाँ, संकुचन क्या